वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हम ये जो क्वेश्चन पेपर मध्य प्रदेश का कर रहे हैं, आपको ये एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स में और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर भी मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उतना ही क्वेश्चन की जो हमारी सॉल्व करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। तो जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा है, आप लोग एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन पेपर आप ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट ईयर का एचपीएससी का प्री एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको हमारे चैनल पर सोल्व मिल जाएगा। एचपीएससी का सब्जेक्टिव पेपर है जो इकोनॉमिक्स का, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। वहाँ पर आपको एचपीएससी में जो हमने रिसेंट जो भी प्रैक्टिस सेट्स शुरू किए हुए हैं, वो सारी वीडियोस भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरा जो है समझ आता है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या बोला गया है? विच इकोनॉमिस्ट हैज़ रिटर्न सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल। सेल को बढ़ाने वाला जो मॉडल है वो किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है? तो बोमोल ने जो है सेल मैक्सिमाइजेशन का जो है मॉडल दिया है कि किस तरह से एक कंपनी जो होती है उसमें अपने सेल मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर कर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ती है और अपना प्रॉफिट अर्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डंपिंग इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू मार्केट एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये स्टेटमेंट किसकी है कि डंपिंग एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है दो मार्केट्स के बीच में। अब हमें पता है डंपिंग क्या होती है। डंपिंग एक ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी प्रोडक्ट को अपनी होम मार्केट में तो आप बेचो महंगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप उसी चीज़ को सस्ता बेच रहे हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है डंपिंग। तो आप देखो मार्केट्स तो दो है ना, एक होम मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट में आपने सस्ता बेचा, लेकिन होम मार्केट में महंगा बेचा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि डंपिंग भी एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है दो मार्केट्स के बीच में, ये जो स्टेटमेंट है हैबरलर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? द रियल कॉस्ट जो होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो किसने दिया था? अब आपको पता है टर्म्स ऑफ ट्रेड में डिफरेंट फॉर्मूलेज दिए गए थे, जैसे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो उसी तरह से रियल कॉस्ट जो होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, ये जो है विनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ आपसे नाम पूछा है कि रियल कॉस्ट जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किसने दिया था। अब हो सकता है कि एग्जाम में हमसे ये पूछ लिया जाए कि रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपको फॉर्मूला बताना है। तो अगर रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो या जिसका आप एक्सपोर्ट करोगे, उस प्रोडक्ट को बनाते टाइम आपको बहुत सी रियल कॉस्ट उठानी पड़ रही है। आपको बहुत सी, जैसे कि प्रोडक्ट को बनाते टाइम आपको बहुत सी डिसयूटिलिटी होती है, प्रोडक्ट को बनाने में आपकी मेहनत ज़्यादा है, तो रियल टर्म में जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उससे आप इसको क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। तो आपका रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच वन इज नॉट स्पेसिफिक स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेजिंग एक्सपोर्ट एज अ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2022 का और 23 का। 2022 और 23 के सर्वे में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स मेंशन है। तो इनमें से कौन सी एक स्कीम है जिसका संबंध एक्सपोर्ट को बढ़ाने से नहीं है? तो फर्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें कृषि उद्यान स्कीम, तो ये क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या करती है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है। और कौन से ट्रांसपोर्ट की?
एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आप अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर पाओ। तो ये वाली स्कीम तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनी है। अगर हम बात करें सेकंड स्कीम की, इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम, इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम भी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, उनको जो भी उन्होंने पैसा बोरो किया होता है उस पर सब्सिडी दे देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब्सिडी दे देती है, जिससे उनकी बोरोइंग की जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पे फोकस कर पाते हैं। तो ये स्कीम भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनी थी। अगली हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब, तो एक्सपोर्ट का हब, पूरा एक हब बना देना डिस्ट्रिक्ट्स को, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब बनाया गया। तो ये भी गवर्नमेंट की जो है स्कीम है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रिक्ट एज अ इम्पोर्ट हब, ये कोई एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोई स्कीम नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। अब यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2022-23 का जो सर्वे था उसमें क्या बोला गया है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2023 में बेसिकली किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगी। तो ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ मेंशन है कि जितना ज़्यादा प्राइवेट कंजप्शन होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में हाउस होल्ड हो या प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, प्राइवेट कंजप्शन हो, साथ साथ क्या हो, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है ना वो इम्प्रूव होगी। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 का आप उठाओगे तो उसमें साफ ये मेंशन है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2023 में बेसिकली दो ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी, या दो ही चीज़ें हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करेंगी। वो कौन कौन सी है, पहला होना चाहिए प्राइवेट कंजप्शन बढ़ना चाहिए, और साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा क्या कर पाओ, आप कैपिटल को फॉर्मुलेट कर पाओ, तो जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू मैक्सिमाइज करना है आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू 55x1 प्लस 45x1 प्लस 55x2। आपको यहाँ पर डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पर 0 और 18 में क्या है, 0 आपका x1 है और x2 कितना है, 18 है। यहाँ 10 में क्या है, x1, ये x2, x1, x2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करो, वैल्यू पुट करो। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया हुआ है, आपको मैं सीधा ही दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 45x1 प्लस 55x2। तो ये आपकी x1 की वैल्यू 0 थी पहले ऑप्शन में और x2 की वैल्यू 18 थी, तो यहाँ पुट किया 990 आ गया आपका। तो सेकंड ऑप्शन में x1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू 15 है, तो 1275 आपका यहाँ पर आ गया। इसके बाद x1 की वैल्यू 20 है, x2 की वैल्यू आपकी 0 है, आपने फिर पुट किया, आपका 900 आ गया। अब आपको बताओ आपका अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ हो सकता है, 1275 में। तो अब आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे वो दो पॉइंट्स कौन से होंगे, x1 की वैल्यू 10 और x2 की वैल्यू 15। अब जिस भी ऑप्शन में ये गिवन है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द डेट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश में 2022 के अंदर कितना मध्य प्रदेश सरकार का डेट है, डेट मतलब उधार है, जो भी उनका स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब आपसे ये पूछा है मध्य प्रदेश में जितना भी उनका स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितने % उन पर क्या है, डेट है, तो वो है 39%। ठीक है, डेट ग्रोस स्टेट जीडीपी प्रोडक्ट जो है मध्य प्रदेश में 2022 में 39% है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड एज अ ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट
ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कंसीडर्ड बाय। क्वेश्चन में ये बोला गया है जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही एक ऐसा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को सामना करना पड़ता है। ये जो स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपमेंट सही से नहीं कर पाती, ये जो स्टेटमेंट है ये गवर्नर मिडाल ने दी है, क्योंकि उन्होंने ये बात समझाई थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, और डेवलप कंट्री जो होती हैं वो क्या करती हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड कभी भी इनके फेवर में नहीं हो पाती डेवलपिंग कंट्रीज़ के। तो उन्होंने इसलिए कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड ही है जो कि इन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल होता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र की जो बुक है अर्थशास्त्रा वो किसने रोट की है? तो कौटिल्य ने उस बुक को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू केन्ज एग्रीगेट डिमांड जो है किस पे डिपेंड करती है? अब यहाँ पर देखिए दो ही कंपोनेंट है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो केन्ज ने एग्रीगेट डिमांड क्या बोला था? C+I कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगी टू सेक्टर मॉडल में। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है कंजप्शन फंक्शन पर और इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रिवील करता है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर में। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किसने जो है वो दी थी? तो ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कैपेबिलिटी एंड पॉवर्टी। कैपेबिलिटी एंड पॉवर्टी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये किसने जो है डेवलप किया था? तो ये कैपेबिलिटी और पॉवर्टी का जो रिलेशनशिप है ये अपनी बुक में किसने? अमर्त्य सेन ने, उनकी बुक आई थी डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, उसमें उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। कैपेबिलिटी अप्रोच होती क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब ये था उनकी बुक में कि हर कोई इंडिविजुअल अपना क्या करना चाहता है, कुछ मिनिमम जो यूटिलिटीज़ हैं उनको अचीव करना चाहता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कैपेबिलिटी जो होती है बेसिकली कौन कौन सी होती है कि सबसे पहले हर कोई चाहता है हेल्दी लाइफ, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर कहा कि कैपेबिलिटीज़ ये सारी होगी, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इन 3-4 चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, उनकी मिनिमम या फिर वो सारी कैपेबिलिटीज़ है जिनको वो अचीव करना चाहता है। तो इसको पॉवर्टी के साथ, इन कैपेबिलिटीज़ को पॉवर्टी के साथ रिलेट करते हुए उन्होंने अमर्त्य सेन ने एक पूरी डिटेल में जो है इनके रिलेशनशिप को समझाया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है कि हु इज द कंसीडर ऑफ फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी होती है निर्भरता, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके फादर किन्हें बोला जाता है? तो एजी फ्रैंक को डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जो डेवलप कंट्रीज़ होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या करती हैं, उनका शोषण करती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में डेवलप कंट्रीज़ पर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो ये वाला जो पूरी थ्योरी है इसकी वजह से एजी फ्रैंक को फादर माना जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच जिसे जेम्स टोबिन ने दिया था वो बेसिकली किस चीज़ की बात करती है? तो आप लोगों को पता है कि पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच 1969 में जेम्स टोबिन ने दी, और टोबिन ने कहा कि जो पर्सन होता है अपने पैसे को कैश में भी रखता है, साथ साथ बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में रखता है, दोनों में ही अपने पैसे को रखता है,
कुछ पैसा वो कैश में रखता है, कुछ पैसे को वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में रखता है, क्योंकि यहाँ पर उसको रिस्क भी होता है। तो रिस्क और रिस्क फ्री के बीच में वो न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब उन्होंने समझाया अपनी थ्योरी में, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच में, तो उन्होंने कहा जो मनी होती है उसका मेन काम होता है स्टोर करना वैल्यू को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपोनेंट ऑफ टोटल मनी सप्लाई इन अ कंट्री। अब यहाँ सिर्फ आपसे कुछ नहीं पूछा मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होती है, क्या उसकी इक्वेशन होती है। तो सबको पता है कि मनी सप्लाई में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स को हम ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट्स लेवल कोऑपरेटिव बैंक किस नाम से जाने जाते हैं। इंटरमीडिएट्स होता है मध्यस्थ, अगर इसकी हिंदी समझे तो जो इंटरमीडिएट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी जो हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो, तो जो इंटरमीडिएट्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से जानते हैं। और जो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बीच में लिंक का जो है वो काम करते हैं। तो इसीलिए इंटरमीडिएट्स नाम से ये मध्यस्थ लेवल पर जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च की गई टू कनेक्ट इकोनॉमिक जोन। पीएम गति शक्ति योजना आपको पता है किसके लिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो पीएम गति शक्ति योजना जो कि कनेक्ट की गई इकोनॉमिक्स जोन से, ठीक है, इकोनॉमिक्स जोन से पीएम गति शक्ति योजना को कनेक्ट किया गया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये इन्होंने जो कनेक्टिविटी है ये इन्होंने कब लॉन्च की। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है ना वो सारे ही रॉन्ग है। तो जो पीएम गति शक्ति योजना थी जिसको कनेक्ट किया गया इकोनॉमिक्स जोन के साथ, तो उसको लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। अब यहाँ पर वो ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 21 अक्टूबर के साथ जाएंगे, क्योंकि 21 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना को क्या हुआ था, कैबिनेट होती है ना जो मंत्रिमंडल होता है उससे इसको मंजूरी मिली थी। तो यहाँ पर 13 अक्टूबर आंसर नहीं है जो कि लॉन्च डेट थी, तो यहाँ पर इसीलिए हम 21 अक्टूबर के साथ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ रिग्रेशन एनालाइज गुडनेस ऑफ फिट विच ऑफ द फॉलोइंग। रिग्रेशन को जब हम एनालाइज करते हैं किसको गुडनेस ऑफ फिट के नेम से जाना जाता है, तो आपको पता है आर स्क्वायर जो होता है वो आपका रिग्रेशन एनालाइज करते टाइम कि गुडनेस ऑफ फिट जो होती है आपकी इक्वेशन उसके नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैड द फर्स्ट यूज द मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने यूज़ किया। आर.एफ. खान ने मल्टीप्लायर को 1931 के आसपास सबसे पहले यूज़ किया था, उसके बाद केन्ज ने इसको डेवलप किया। तो इसीलिए सबसे पहले जो काम था वो इनका ही था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 60, द मेन कॉज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू गवर्नर मेडाल हैज़ बीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रीजनल होता है क्षेत्रीय असमानता का सबसे जो मुख्य कारण है गवर्नर मेडाल जो होते हैं वो क्या मानते हैं। तो उनका सबसे जो मेन कारण था कि एक रीजन, एक क्षेत्र काफ़ी डेवलप है और दूसरे अगर आप क्षेत्र में जाओ, दूसरे रीजन में जाओ तो वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न उन्होंने माना था, तो उनका मानना ये था कि सबसे बड़ा रीज़न यही है इनइक्वालिटी का कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बैकवॉश इफेक्ट है और वीक स्प्रेड इफेक्ट। अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बैकवॉश इफेक्ट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो इम्पैक्ट है ना वो नेगेटिव पड़ रहा है वन रीजन से दूसरे रीजन में। कैसे? स्ट्रॉन्ग बैकवॉश का मतलब है, बैकवॉश इफेक्ट का मतलब है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है किस पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर
एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे कि मान लो क्या हो रहा है, जो टैलेंट है, जो रिसोर्सेज है, वहाँ से निकाले जा रहे हैं किसी एक सेक्टर से या किसी एक रीजन से, और दूसरे रीजन में क्या किया जा रहा है, डाले जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब बैकवॉश इफेक्ट, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, या मान लो एक रीजन से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल दी, कोई एक अंडर डेवलप्ड रीजन को लगा लो, मान लो झारखंड का कोई एक एरिया है वो काफ़ी अंडर डेवलप है, तो वहाँ से सारी की सारी इन्वेस्टमेंट निकाल कर आप कहीं गुड़गांव वाले किसी रीजन में कर दो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने वहाँ से रिसोर्सेज निकाले, सारे के सारा टैलेंट निकाला, ठीक है, रिसोर्सेज निकल जाएंगे, टैलेंट में निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट निकल गई, तो क्या होगा, एक रीजन में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, दूसरे रीजन में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो बैकवॉश इफेक्ट का मतलब ही यही है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। और अगर हम बात करें स्प्रेड इफेक्ट, स्प्रेड इफेक्ट का मतलब है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जब किस पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े इकोनॉमिक ग्रोथ पर। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब किसी एक, पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो जब आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो पॉजिटिव इम्पैक्ट पर, तो क्या होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जो इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी, वो फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, GDP एट मार्केट प्राइस पर फॉर्मूला पूछा गया है। अब आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर गिवन है, और उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करो और सब्सिडी को माइनस करो, ये सीधा आपका फॉर्मूला है। सब्सिडीज माइनस होंगी और इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में यह गिवन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक है, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार का गुणक बताओ कौन सा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो यहाँ पर 1 - B प्लस M, ये आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 ओरिजिन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। किन 3 फैक्टर्स को डेवलपमेंट का ओरिजिन मतलब उद्गम माना गया है। तो सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंट जो भी लोगों को वेज मिलती है, इनकम मिलती है, या सेल्फ स्ट्रीम, एक आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्ट्रीम होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम जो है किसी की भी दासता से। ये जो कॉन्सेप्ट है अमर्त्य सेन ने दिया था। अमर्त्य सेन ने कहा कि डेवलपमेंट करने के लिए 3 फैक्टर्स या 3 चीज़ें होनी जरूरी है। पहली बात, सब्सिस्टेंस इनकम हो सबके पास। सेल्फ स्ट्रीम होता है कि आपके अंदर खुद से एक स्वयं क्षमता होनी चाहिए काम करने की, किसी चीज़ को अचीव करने की। तीसरी है, आपके ऊपर किसी भी तरह का सिवरेट्यूड होता है, दासता ना हो, कोई आप पे शोषण ना कर रहा हो, कोई आप पे हुक्म ना चलाए। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सी, सब्सिस्टेंस, सेल्फ स्ट्रीम, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू करेक्ट द डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट का आपने कर दिया डेप्रिसिएशन। डेफिशिएट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपका बीओपी घाटे में है, अब घाटे में है और आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई पावर के हिसाब से हम अपने रुपीज़ की वैल्यू को कम करते हैं और जो दूसरी कंट्री है, मान लो डॉलर है, उसकी वैल्यू हम बढ़ा दें। तो ऐसा करने से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं और जो इंपोर्ट है वो कम हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट के बढ़ने से ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिएट जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड इफेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डेट G20 18 समिट जो है हेल्ड हुई थी इंडिया में। अब आपको पता है 9 और 10 सितंबर को 2023 में दिल्ली के अंदर जो है आपकी G20 की 18 समिट जो है वो आयोजित हुई थी, जिसका मोटो भी था वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, EFF की फुल फॉर्म बताओ। तो EFF की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड
फंड फैसिलिटी, तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? ये फैसिलिटी IMF प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटी IMF प्रोवाइड करता है। ये एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, एक फाइनेंस वित्तीय सहायता होती है जो कि IMF उन कंट्रीज़ को देता है जो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रही होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से गुजर रही है या स्ट्रक्चरल वीकनेस है उन देशों में, तो उन देशों को या उन कंट्रीज़ को ये फैसिलिटी IMF प्रोवाइड करता है। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको डिमांड फंक्शन गिवन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आपसे पूछा गया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ और ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ है ताकि टाइम जो है कम लगे इस क्वेश्चन को कराने में। देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पास P है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पूछा है। प्रॉफिट कब आपका मैक्सिमाइज होता है? पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर हम प्रॉफिट का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे और वहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन निकालेंगे। अब देखिए टोटल रिवेन्यू के लिए यहाँ पर आपके पास P तो है लेकिन क्या नहीं है, तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, आपके प्राइस गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजिंग करना है। तो पहले देखिए हमने क्या किया, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया। प्राइस आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 43 इंटू एक्स किया, तो ये क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू निकल गया। ये आपका टोटल रिवेन्यू हो गया। उसके बाद टोटल कॉस्ट आपके पास गिवन था। टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 15x स्क्वायर माइनस 20x। ये आपका 15x स्क्वायर माइनस 20x क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस कर दो। जब मैंने टोटल रिवेन्यू में से ये जो था निकाला अभी, इसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो इक्वेशन को रीअरेंज कर कर आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 63x। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वेशन मेरी जो बनी है, इसका हम क्या कर दें, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। इसका हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर कर किसका, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 63x, इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। जब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। जब इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको 30x को 3 से डिवाइड कर दूंगी तो 10x हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 20 बना देगा। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। तो आपको पता है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का रूट 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर हमने वैल्यू को डाला है प्लस माइनस, ये माइनस का निशान, और b की वैल्यू क्या है, -10 है, तो -10 अंदर। उसके बाद b का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, फिर -4, a कितना है आपका, x के आगे कोई टर्म नहीं है तो 1 आ गया, और फिर c में कितना आ गया, 21 आ गया। अब इसको हमने आगे क्या किया है, और अपॉन 2a है, 2 का 2 रहेगा, और a में क्या है आपके पास 1 है, तो आपने यहाँ पुट किया। इसके बाद इसको सोल्व किया गया है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 10 प्लस का, फिर यहाँ प्लस और माइनस का क्या रहेगा, निशान रहेगा। उसके बाद 10 का जब यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 आ जाएगा। तो आपके पास अब 100 माइनस 84, 100 माइनस 84 करोगे तो अगर आप इसका सीधा रूट करना चाहो तो कर सकते हो। 100 का रूट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 का रूट आ गया 10, और 84 यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आपकी जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस 4। एक बार आपको क्या करना है, प्लस करना है, एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो एक बार आपका क्या आ जाएगा, 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गई 7। एक बार क्या आ जाएगा 10 के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर -4/2, तो यहाँ 3। तो आपकी x की 2 वैल्यू निकली हैं, एक निकली है 7, एक निकली है 3। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो प्रॉफिट फंक्शन था ना हमारा ये वाला 3x² माइनस 30x प्लस 63, इसका क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वैल्यू तभी होगी जब हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब देखिए जब हमने इसका डेरिवेटिव किया 3x² का, प्रॉफिट वाली इक्वेशन है ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे 6x हो जाएगा, और माइनस 30x का डेरिवेटिव करेंगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू 7 पुट की। जब हम इसकी x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो x आता है हमारा प्लस में 12। तो जब प्लस में 12 वैल्यू आएगी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं होगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए आपकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो आपकी वैल्यू -12 आती है। तो यही x का वो आउटपुट है जो आपकी वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पर आपकी वैल्यू x = 3 आ जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसमें अंदर -b² प्लस 4ac के अंदर पुट करना है, तो आपका जो आंसर है वो राइट आ जाएगा। आपको इस स्टेप में कोई दिक्कत ना हो, मैं इस स्टेप को थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 100 में से 84 माइनस करा 16 आया है, और ये 10 जो बाहर वाला है ये लिया गया है, ये 10 ये लिखा हुआ है, और 100 में से 84 को माइनस करोगे तो 16 का रूट करोगे 4, तो 10 यही वाला बाहर वाला है, और 16 का रूट करके 4 आया हुआ है, यहाँ भी 4 आया हुआ है। तो आपकी x की जो 3 वैल्यू है वो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। कि हमारा प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होगा कब, जब हमारी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा